हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव की नहीं, आज हम बात करेंगे इडियम्स के बारे में। ठीक है, एक्टिव पैसिव के बारे में। मुझे लोगों ने बोला कितना लंबा टॉपिक है। हाँ है, एक्टिव पैसिव को अगर पूरा समझना है तो हमको इतनी वीडियोस तो हमको यूज़ होंगे ही ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और लास्ट वाला जो वीडियो है ना, उसको मैंने कोई पार्ट इसलिए नहीं दिया है कि वो वीडियो आप टॉपिक के पहले समझें बाद में समझें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी डाउट्स हैं या कोई ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको भी समझ में नहीं आए हैं या उनको ट्रांसफॉर्म करना अभी भी नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूँगी। अब आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स हमको सब पता है ना, मतलब इडियम्स होते हैं मुहावरे, प्रोवर्ब्स होती हैं लोकोक्तियाँ। इडियम्स और प्रोवर्ब्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। इडियम्स होते हैं जो बोला जाता है, उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उसका कोई और इडियोमैटिक मीनिंग होता है ना। और प्रोवर्ब समझना आसान है क्योंकि वो जो बोला जाता है उसका वही मतलब होता है। उसको इसलिए बोलते हैं लोकोक्ति या प्रोवर्ब क्योंकि वो एक कॉमन सेंस, जो लोगों का एक कॉमन सेंस अर्जित किया होता है इतने सालों में, उसके ऊपर बेस्ड विजडम होती है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये जो बोल रहा है ये वही मतलब है इसका, लेकिन मुहावरों में डिफरेंस अलग। जैसे कि हो गया इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स नॉट रियली रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट मीन्स दैट इट्स रेनिंग हैवली। और ये एक उसके पीछे बड़ी अलग अलग इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं कि ये प्रोवर्ब ये जो इडियम है ये कैसे यूज़ हुई। अच्छा, इडियम्स यूज़ करने के बारे में आप कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए भी अगर अपीयर होते हैं तो जो इडियोमैटिक यूज़ है लैंग्वेज का वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को इडियोमैटिकली समझ सकते हैं, है ना। जैसे व्हाट्सअप है ना, तो व्हाट्सअप को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप उसको लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका वही मीनिंग नहीं आएगा, कुछ और मीनिंग आया, है ना। हाउ आर यू डूइंग, ये सब इडियोमैटिक सेंटेंसेस होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, है ना। जैसे हिंदी में अगर हम बोलें आज मैंने बहुत मार खाई, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे ना इंग्लिश में तो आई एट बीटिंग्स नहीं बोलेंगे। ये होता है इडियोमैटिक यूज़। ये कोई नेटिव स्पीकर है ना वो समझ लेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे, बहुत पहले एक बड़ा जोक हुआ था, टॉम क्रूज़ थे शायद वो, जिन्होंने लिटरल ट्रांसलेशन गूगल पे किया कुछ चीज़ों का और पता नहीं क्या से क्या मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया था। मैं कभी ढूंढ करके बताऊंगी, मुझे जब एकदम याद आया तो मैंने बता दिया। तो अगर आपको नियर नेटिव कमांड चाहिए इंग्लिश में तो आपको इडियोमैटिकली लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके लिए हम इडियम्स को अगर सिर्फ रट लेंगे कि इसका ये मीनिंग होता है और इस तरह ये सेंटेंस में यूज़ होता है, तो हमको ना वक्त पड़ने पर वो कभी याद आएगा ही नहीं। तो मैंने एक डिवाइस किया है तरीका, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा किस तरह से पढ़ाती हूँ इडियम्स, कि हम सिचुएशन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो उस सिचुएशन से रिलेटेड या उसके आसपास जो भी इडियम्स होते हैं हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको ग्रैस्प कर पाते हैं, उसके मीनिंग को, और हम उसको यूज़ करना भी इजी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आज हम जिन इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे, ये इडियम्स ना यूज़ कर सकते हैं जब हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आप इनको कॉन्वर्सेशन में किसी के बारे में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इनको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर स्केच लिखना उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। बट you can use these idioms to talk about people, okay, and to talk about people in two ways, both ways. Like if you want to talk about their positive traits or you want to talk about their negative traits. All right, so let's begin with the positive traits. Like if you want to say something nice about people, and if it is something, it's like it's not an exhaustive list, ठीक है ना, बहुत कुछ है इसके अलावा भी, but आज हमने कुछ ये लिए हैं, ये बोर्ड
में जितने आ सके हैं मैंने उतने ले लिए आज, ठीक है। तो फर्स्ट है टू लुक एज इफ वन हैड जस्ट कम आउट ऑफ अ हैंड बॉक्स, है ना। आई हैव अ नेफ्यू हु लुक्स वेरी क्लीन, स्प्रूस, टाइडी, like washed just as if he's just come out of the shower. इतना क्लीन और टाइडी लिखता है वो, ही इज़ वेरी क्यूट। तो उसको डिस्क्राइब कैसे कर सकती हूँ मैं? ओह यू लुक एज इफ यू जस्ट कम आउट ऑफ अ हैंड बॉक्स, है ना, फ्रेश, ब्रांड न्यू जैसे। टू लुक नीट एंड क्लीन, ओके, ही इज़ वेरी टाइडी, ही लुक्स एज इफ ही इज़ जस्ट कम आउट ऑफ अ हैंड बॉक्स, ऐसे, ठीक है। तो किसी की नीट अपीयरेंस के लिए हम ये कह सकते हैं। फिर ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड someone who has a high or aristocratic birth, okay, like Lady Hopkins never forgot to remind her guests that she had blue blood flowing through her veins. ये क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो राजा होते हैं, रॉयल्टी होती है, उनका ना ब्लड ब्लू होता है, ठीक है। तो ब्लू ब्लडेड और ब्लू ब्लड मीन्स दिस, राइट। देन टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जैसे बुल को, एक रेजिंग बुल को, गुस्से में बुल है ना, उसको किसी ने अगर हॉर्न से पकड़ लिया है, जैसे हमने देखा होगा मूवीज़ में मैटाडोर्स जो करते हैं, तो इट मीन्स टू फेस डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स fearlessly, to take the bull by the horns. I am not one to be defeated. I take the bull by its horns. मतलब I am brave, I am courageous. Okay? She is not one who is going to bow down before her difficulties. She takes the bull by its horns. ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड ना एक और मुझे बात में ध्यान आया, टू ग्रिन एंड बेयर इट, ओके, इट्स लाइक ऑलमोस्ट द सेम। टू ग्रिन एंड बेयर इट मतलब समवन हु इज़ सफरिंग or who is going through a difficult time but they don't let people see it, okay, they grin and bear it. Grin मतलब smile, bear it मतलब tolerate करना, है ना, they grin and bear it. So these are like close, एकदम exactly तो synonymous नहीं है, but हाँ सेम तरह के हैं। टू टेक टाइम बाय द फोरलॉक, फोरलॉक क्या होता है? वो मुगैम्बो के सर पे एक जो लट होती थी उसके फोरहेड पे, उसको कहते हैं फोरलॉक। टू टेक टाइम बाय इट्स फोरलॉक मतलब वक्त आपके सामने से आ रहा है और आपने वक्त को पकड़ लिया, मतलब कि यू यूज़ एन अपॉर्चुनिटी एज सून एज इट अपीयर्स, ठीक है। आप वक्त को, आप अपॉर्चुनिटी को, मौके को हाथ से जाने नहीं देते, ठीक है। Oh, he is very smart. He takes time by its forelocks. He never lets an opportunity go waste. Mop the floor with, यहाँ पे कोई नाम आ सकता है, ओके, किसी का रेफरेंस आ सकता है, लाइक मतलब डिफीट समवन कंप्लीटली, ठीक है। शिवाजी मॉप द फ्लोर विथ हिज एनिमीज़, मतलब मॉप द फ्लोर मतलब पोछा लगा दिया उन्होंने अपने एनिमीज़ का, ऐसे। तो किसी के लिए भी बोल सकते हैं ऐसे, टू डिफीट समवन कंप्लीटली, यू नो, oh I am fearless, I mop the floor, I can mop the floor with my enemies. People are scared of doing anything bad to me because they know I mop the floor with my enemies, like this, or in any way with reference to a character. कस्टर्ड द ड्रैगन के लिए बोल सकते हैं, है ना, ही मॉप द फ्लोर विथ हिज एनिमी, मतलब उसने डिफीट कर दिया अपने एनिमी को। ऑल्दो कस्टर्ड इतना ब्रेव करेजियस नहीं था। टू बी फिर एज अ फिडल, फिडल इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सी द थिंग विथ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स इज दैट टिल यू ट्यून देम प्रॉपरली you cannot play them, whether it is a guitar or a violin or a fiddle, you cannot play it, ठीक है। तो to be fit as a fiddle मतलब to be healthy, okay. Oh, Sushmita Sen
suffering from a heart attack was surprising. I always thought she was fit as a fiddle. ठीक है, ये हो गए हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स. अगर हमको ये इस तरह की बातें, इस तरह के ट्रेट्स किसी के लिए यूज़ करना है तो. नेगेटिव. नेगेटिव कैसे? नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल. इससे मुझे ध्यान आया, माई फादर यूज टू से अबाउट फिल्म स्टार्स. ही सेज हाँ तुम्हारे ज़माने के अच्छे हैं, बट जो हमारे ज़माने में होते थे ना, तो जो आजकल के फिल्म स्टार्स हैं, द फिल्म स्टार्स ऑफ दीज डेज, दे आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू द वंस दैट वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग. है ना, हमारे ज़माने के बराबर नहीं है, मतलब नॉट नियरली एज गुड एज. ओके. आई कुक वेल बट आई एम नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू यू. यू आर अ बेटर कुक. है ना, मतलब आई मे बी गुड बट नॉट एज गुड एज यू, एज गुड अ कुक एज यू. ऐसे. क्रॉस ग्रेन्ड या एज क्रॉस एज टू स्टिक्स, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड. ठीक है, तो बैड टेम्पर्ड कौन है यहाँ पे? कोई भी हो सकता है. मैं सोच रही हूँ कोई एग्जाम्पल. बैड टेम्पर्ड lady, in Pride and Prejudice there was one character. There was this lady who was very nasty. Not exactly bad tempered though, but yes, a bad tempered person. I tried my best to remember a character. I could not. So cross grained or as cross as two sticks is someone who is nasty, who is bad tempered. I still can't remember. Ride the high horse to appear arrogant. Oh, he is riding the high horse since he's won an award. ठीक है, स्पेशली जो स्टारलेट्स होते हैं ना, जो नए नए स्टार बने हो या नया नया उनको कोई अवार्ड मिला हो, तो उनके लिए यूजुअली इस तरह से बोला जाता है कि आजकल ना वो एरोगेंट हो गए हैं. ठीक है, तो कैसे बोलते हैं? ओ ही इज़ हाइडिंग द हाई हॉर्स सिंस हिज फर्स्ट हिट. ऑफ द हिंजेस. ऑफ द हिंजेस क्या होता है? हिंजेस क्या होता है? जैसे वो जो दरवाज़ा जिस चीज़ पर झूलता है उसको कहते हैं हम हिंजेस. ऑफ द हिंज हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा. वो अपना पर्पस को सॉल्व ही नहीं कर सकेगा अगर दरवाज़ा ऑफ द हिंज है. तो उसी तरह से अगर कोई इंसान ऑफ द हिंज हो जाए, मतलब वो डिसऑर्डरली, इन अ डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ माइंड है ना. like my neighbor seems off the hinges since her husband of 40 years passed away. है ना, she is not herself now. She is in a disorderly state of mind. Somebody who is disturbed mentally, you can use it for them as well. To play ducks and drakes with one's money when you are not prudent or wise with your money. Okay, so you are playing ducks and drakes, like children's games. That means you're not being careful. You are spending money extravagantly. Oh, he can afford to play ducks and drakes with his money because his father has left him millions, so he can afford to play ducks and drakes with his money. Okay, so these are our idioms for today, and keep doing what you are doing the best. Please keep sharing, and also keep watching, and do watch the older videos also. And I'm going to come tomorrow again without a break with a very good set of idioms. Very interesting video tomorrow again. Bye bye.